तो स्वागत है दोस्तों आज फिर से। और आज हम लेके आए हैं एक नया वीडियो और आज हम देखेंगे कि ठीक है मैं नहीं बताता हूँ आपको, खैर आप कैप्शन देख के समझ गए होंगे। खैर आगे उसको बढ़ाते हैं एक कहानी से। हमने ली एक एसयूवी और इस एसयूवी की वैल्यू आज है 8 लाख रुपीज इमेजिन करते हैं और आज से 1 साल बाद इसकी वैल्यू लगभग 6 लाख की आप मान सकते हैं। मुझे लग रहा है आप मेरी बातों से वाकिफ होंगे बिकॉज ऐसा ही होता भी है, हर साल हमारी एसयूवी की वैल्यू कम होती जा रही है। और फिर आपने देखा कि थर्ड ईयर में इसकी वैल्यू फिर से कम हो गई और इसकी वैल्यू हो गई है 4 लाख। और ये हो क्या रहा है, ये एक्चुअली साल दर साल हमारे असेट की वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये क्या है, ये है एक्चुअली डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन है। इस डेप्रिसिएशन के बारे में और अगर डिटेल से जाने तो हमें पाएंगे डेफिनेशन के रूप में it's a decline in the value of assets due to usage, passage of time or because of its out of fashion। एक asset समय के साथ साथ यूज होता है, पुराना हो जाता है, आउट ऑफ फैशन हो जाता है और इस वजह से उस पर डेप्रिसिएशन लगता है और इसी वजह से उसकी वैल्यू कम होती जाती है या डेप्रिशिएट होती जाती है। फर्दर इसको देखें कि डेप्रिसिएशन क्या है। सो डेप्रिसिएशन इज एक्चुअली इट्स एन एक्सपायर्ड कॉस्ट, क्योंकि हमने उस मशीन को यूज कर लिया, बीत चुका है। ये जो एक्सपायर्ड कॉस्ट है ये हमें हमारे रेवेन्यू के अगेंस्ट में शो करनी पड़ती है। तो जितना हमने पैसा कमाया है उसके ऑपोजिट में हमें ये चीज दिखानी पड़ती है कि हमारे असेट की वैल्यू इस तरह से या इतनी कम हो गई। और इसको देखें तो हम ये पाएंगे कि डेप्रिसिएशन इज अ परमानेंट कंटिन्यूअस धीरे धीरे ग्रेजुअल श्रिंकिंग इन द बुक वैल्यू ऑफ असेट्स। हमारी जो असेट्स है एकदम से कम नहीं हो रही, धीरे धीरे परमानेंट रूप से और लगातार कम होती जा रही है। और ये सारी डेफिनेशंस हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स पे लगता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लैंड जैसी प्रॉपर्टी पे नहीं है। फर्दर इसको देखते हैं। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इसके ऊपर एप्लीकेबल है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं और नेचुरली इस डेफिनेशन का अगर हम विश्लेषण करें, इसको फैलाएं, तो हम ये पाएंगे कि डेप्रिसिएशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, सतत लगातार होता रहता है, रुकता नहीं है। सेकंड चीज़, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। ये नॉन कैश एक्सपेंस है क्योंकि इसमें हमको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। पैसा तो हमने एक बार ही खर्च कर दिया है जब हमने असेट लिया था और हमें बार बार पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। पैसा तो हमने एक बार खर्च किया लेकिन वैल्यू उसकी सारी एक बार में खर्च नहीं हुई, धीरे धीरे बिना फिर पैसा खर्च करे हमारे असेट्स की वैल्यू कम होती जा रही है। ये जो असेट्स की वैल्यू कम हुई है ये पैसेज ऑफ टाइम के कारण हुई है। जैसे जैसे समय बीतता गया हमारी असेट पुरानी होती गई, हमारी असेट आउटडेटेड होती गई क्योंकि उसके नए वर्जन्स आते जाते हैं, आउट ऑफ फैशन होती गई और इसकी एज होती जा रही है। ये डेप्रिसिएशन का अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऐसा हो सकता है कि आपकी असेट की कंडीशन बहुत ही अच्छी हो लेकिन ये एक डिक्लाइन, डेप्रिसिएशन इज अ डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। डेप्रिसिएशन हमारे फिक्स असेट्स की वैल्यू की गिरावट है और इसीलिए ये हमारे असेट्स की वैल्यू को कम भी कर देती है। आगे देखें तो इट्स एन एक्सपायर्ड कॉस्ट जो कि बीत चुकी है। अगर हमें हमारा सही प्रॉफिट निकालना है तो हमें प्रॉफिट निकालने से पहले अपने डेप्रिसिएशन की जो एक्सपायर्ड कॉस्ट है वो लेस करनी होगी, तभी हम अपना एक सही प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि डेप्रिसिएशन जो शब्द है वो सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल असेट्स के लिए यूज़ किया जाता है, इनटेंजिबल असेट्स के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। तो फिर इंटेंजिबल असेट्स के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो इनटेंजिबल असेट्स के लिए यूज़ होता है वर्ड एमोर्टाइजेशन। अब एमोर्टाइजेशन क्या है, बिल्कुल डेप्रिसिएशन जैसा ही है लेकिन हमने यहाँ फिक्स एसेट्स जो लिया है वो हमें दिखता नहीं है। हमने राइट्स लिए, हमने पेटेंट्स लिए हैं, हमने ट्रेडमार्क्स लिया, हमने गुडविल खरीदा है। ये एक फिक्स समय के लिए होता है, जैसे कि आप इस विजुअल से देख सकते हैं कि एक फिक्स समय के लिए है और हमें इस समय के अंदर इसकी वैल्यू को ज़ीरो करना है, रिड्यूस करना है। तो डेप्रिसिएशन अगर हमारे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स के ऊपर लगता है तो उसको हम बोलेंगे अमोर्टाइजेशन। आगे बढ़ते हैं और ये देख रहे हैं आप, ये एक बहुत बड़ी माइन दिख रही है, तो ये भी डेप्रिशिएट होती है, ये भी इसकी वैल्यू कम होती है। क्यों? क्योंकि हम इसमें से
नेचुरल रिसोर्सेज निकालते रहते हैं, तो नेचुरली इसकी वैल्यू तो कम हो ही रही है। तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे डिप्लीशन। इसका जो सही शब्द यूज होता है यहाँ डिप्लीशन होगा। डिप्लीशन क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज का डेप्रिसिएशन, जैसे कि माइंस हैं, क्वेरीज हैं, ऑयल रिजर्व्स हैं। एक पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू रेगुलर एग्जॉशन, जैसे जैसे हम उसको एक्सप्लॉइट करते जाते हैं वो एक्सॉस्ट होती जाती है, वो खत्म होती जाती है, और इसीलिए इसका जो सही शब्द है, कैरेक्टरिस्टिक डेप्रिसिएशन वाला ही है लेकिन सही शब्द है वो है डिप्लीशन। एक और शब्द है ऑब्सोलेसेंस, और ये क्या है? ये वो चीज है जब चीज नहीं होती है लेकिन वो क्योंकि अपग्रेड नहीं हुई और उसके बेटर वर्जन आ गए, तब भी वो असेट डिक्रीज हो जाएगा, उसकी असेट वैल्यू खत्म हो जाएगी, और इसको बोलेंगे ऑब्सोलेसेंस। और इट्स डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू इनोवेशन। ये आज के ज़माने में जो कंप्यूटर पेरिफेरल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उन पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इसके वो चीज़ें दिखने में तो बिल्कुल नहीं होती हैं लेकिन उसके बेटर वर्जन्स आ जाते हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स इसका डेप्रिसिएशन जैसा ही होता है। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि डेप्रिसिएशन होता क्यों है? तो इसको हम धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं, आपके सामने विजुअल है और यहाँ एक असेट दिखाया गया है, गियर दिखाया गया है। ये पुराना हो गया और इसमें बहुत वेयर एंड टेयर हो गया। सबसे पहले फिजिकल वेयर एंड टेयर इसका सबसे बड़ा रीज़न है और इस वजह से डेप्रिसिएशन हो जाता है। सेकेंड रीज़न है कि हमें जो पेटेंट्स मिलते हैं, राइट्स मिलते हैं, वो एक पर्टिकुलर फिक्स समय के लिए मिलते हैं और हमें उस समय के बीच में उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। तो ये एक रीज़न है। एक लीगल राइट्स हैं जो हमें कुछ वक्त के लिए मिले हैं, कुछ समय के लिए मिले हैं और हमें उस समय के अंदर अंदर उसकी वैल्यू को यूज़ कर लेना है या ज़ीरो कर देना है। तो इस वजह से हमें उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि वो 10 साल बाद, मान लीजिए अगर 10 साल के लिए आपको परमिशन मिली है तो 10 साल तक आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद तो यूज़ नहीं कर सकते। पेमेंट, एक बड़ा पेमेंट आप शुरुआत में कर देते हैं, लेकिन एक्सपेंस आप सारा नहीं लेते, आप थोड़ा थोड़ा लेते हैं। थर्ड विजुअल आपको दिख रहा है, ये एक फैक्स मशीन का है। ये फैक्स मशीन हमें याद दिलाती है कि आज इस फैक्स मशीन की कंडीशन कैसी भी हो, लेकिन ये अब किसी काम की नहीं है। तो जो थर्ड रीज़न है जो कि एक कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन माना जा सकता है वो है ऑब्सोलेसेंस, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी हरदम पुरानी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर देती है। वर्किंग कंडीशन में हो सकती है, यूजेबल हो सकती है, मगर यूज की नहीं होती और उसकी एसेट वैल्यू खत्म हो जाती है, क्योंकि वो पुरानी हो चुकी है, वो अपडेट नहीं है, उससे बेटर चीज़ें आ चुकी हैं, और इसी को बोलते हैं ऑब्सोलेसेंस। फोर्थ रीज़न हो सकता है ड्यू टू एक्सीडेंट्स, फ्लड्स, नेचुरल कैलामिटीज़। इस वजह से भी डेप्रिसिएशन होता है और ये एबनॉर्मल रीज़न, लेकिन ये सच है, ऐसा होता है, और इसीलिए ये सारे कॉजेज़ हैं वो डेप्रिसिएशन के कॉजेज़ बताए जा सकते हैं। फर्दर अगर देखें तो हमें डेप्रिसिएशन लगाना ही क्यों चाहिए, हमें डेप्रिसिएशन की ज़रूरत ही क्या है? तो इसके लिए हम समझ सकते हैं कुछ रीज़न। सबसे पहले मैचिंग प्रिंसिपल आपको याद होगा। हमें हर साल हमारे रेवेन्यू में से हमारी कॉस्ट को मैच करना होता है सही असेट्स को दिखाने के लिए। टू मैच करेक्ट कॉस्ट एंड रेवेन्यू एज पर द कॉन्सेप्ट, हमें डेप्रिसिएशन हर साल हमारी इनकम में से चार्ज करना ही होगा। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है, डेप्रिसिएशन हमें इसलिए चार्ज करना चाहिए। सेकेंड, टू कैलकुलेट करेक्ट टैक्स। तो डेप्रिसिएशन जो है वो एक अप्रूव्ड और एक अलाउड एक्सपेंस है और हमें उसको, डेप्रिसिएशन को हमारे सही टैक्स कैलकुलेशन के लिए शो करना चाहिए, वो भी ज़रूरी है, इसलिए भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। थर्ड पॉइंट यू कैन से, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अगर हमें ऐसा बनाना है जिससे कि वो सही वैल्यू शो करे तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने असेट्स को एक गलत वैल्यू पे अपने स्टेक होल्डर्स को दिखा रहे होंगे। वो असेट्स की जो वैल्यू देख रहे होंगे वो एक्चुअली गलत वैल्यू होगी, क्योंकि उस पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा होगा। तो हमारे असेट्स की सही वैल्यू देखने के लिए, हमारे अपने असेट्स को सही वैल्यू को दिखाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमें लॉ को फॉलो करना है तो डेप्रिसिएशन एक मैंडेटरी एक्सपेंस है जो कि करना ही चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हम कानून की पालना नहीं कर रहे हैं, जो कि गलत है। और आगे बढ़ते हैं।
मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। सबसे पॉपुलर मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड। इसके अंदर एक डेप्रिसिएशन फंड बनाते हैं अलग से और हम उस डेप्रिसिएशन फंड में मनी ट्रांसफ़र करते जाते हैं। देन इंश्योरेंस पॉलिसी, उस जो मनी है, जो हम मनी डेप्रिसिएशन के बराबर मनी है, उससे हम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं और जब साल ख़त्म हो जाते हैं, जब उसके वर्ष आयु ख़त्म हो जाती है, उस पॉलिसी को बेच के हम नया एसेट खरीदते हैं। तो ये भी एक तरीका है। सम ऑफ ईयर्स मेथड, मशीन आर रेट मेथड, बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन मेथड भी एक और मेथड है। लेकिन हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर दो ही मेथड हैं जो कि आप जान सकते हैं, स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और उसी को हम आगे बढ़ेंगे लेके। तो स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड को अगर हम समझें तो अगर आप मानते हैं असेट्स की वैल्यू 10 लाख रुपीज़ है और डेप्रिसिएशन उसमें अगर 10,000 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम साल दर साल स्ट्रेट लाइन यानी कि एक ही अमाउंट को हर साल लेस करते जाएंगे, ये कहलाएगा स्ट्रेट लाइन मेथड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड को ग्राफ की तरीके से समझें तो यहाँ आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन चल रही है और इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो हमारा है वो है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और उसमें आप देख सकते हैं एक असेट्स की वैल्यू है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा इसमें अमाउंट का। और यहाँ आइए हम देखते हैं कि रिटन डाउन वैल्यू में डेप्रिसिएशन किस तरह से किया जाता है। तो पहले साल आप देख सकते हैं कि 1 लाख रुपए असेट्स की वैल्यू है और उस साल हमें 10% 1 लाख वैल्यू का चार्ज करना है। तो सेकेंड ईयर वैल्यू बची हुई वैल्यू है वो 90,000 है और 90,000 है रिटन डाउन वैल्यू, और इस वैल्यू पे हम सेकेंड ईयर फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे और वो हो जाएगा 9,000। तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 9,000 हुआ। फिर उसके बाद जो वैल्यू आई और फिर जब हमने डेप्रिसिएशन लगाया तो वो था 8,100 और उसके बाद जो वैल्यू बच के आई 72,900। और फिर इसी तरह से हम हर साल करते जाएंगे 10% डेप्रिसिएशन। जो भी रिटन डाउन वैल्यू डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर में डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू आई वो डेप्रिसिएशन वैल्यू कहलाएगी। और इसी तरह से रिटन डाउन वैल्यू चलता रहता है जब तक कि वैल्यू 0 नहीं हो जाती। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन ये आता है कि डेप्रिसिएशन करना कैसे है, चार्ज कैसे करना है, क्या इसके मेथड हैं। तो वो मेथड जानने से पहले हमें 3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या होता है, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, और थर्ड है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या होती है। तो कॉस्ट ऑफ एसेट वो खर्चा है जो आपने एसेट के ऊपर लगाया है, और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिर्फ जो मशीन खरीदी है वो पैसा नहीं है, हमने उस मशीन को हमारे वर्किंग कंडीशन में बनाने के लिए जो भी एक्सपेंस किए हैं वो सारे कॉस्ट ऑफ एसेट कहलाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आजकल जीएसटी वाला पॉइंट भी ऐड हो गया है, वो भी बच्चों से पूछा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जीएसटी को कंसिडर नहीं करना है। जीएसटी को कंसिडर क्यों नहीं करना है, बिकॉज जीएसटी से हम इनपुट क्रेडिट लेते हैं और वो हम पीएनएल में लेते हैं, इसलिए 2 बार उसको कंसिडर नहीं करना है। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो आप ये अज्यूम करते हैं कि जब मशीन पुरानी हो जाएगी और किसी काम की नहीं रहेगी, आप उसको स्क्रैप में बेच देंगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी। तो एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो मशीन की आयु पूरी होने के बाद बेचने पे प्राप्त होगी। पुरानी मशीन, खराब मशीन, स्क्रैप मशीन बेचने के बाद जो अमाउंट मिलेगा वो होती है एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ वो लाइफ जो हम एस्टिमेट करते हैं जब मशीन खरीदते हैं, तो हम एस्टिमेट करते हैं एज पर लॉ या हमारे एक्सपीरियंस की बेसिस पे कि ये मशीन 5 साल चलने वाली है, 10 साल चलने वाली है। वो ईयर्स को हम बोलेंगे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर होता है, और वो इस तरह से है आपके सामने। कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। और देखिए, हमने एक असेट लिया जिसकी वैल्यू थी 95,000, उसमें 3,000 और 2,000 हमने कुछ एक्सपेंसेस किए टू मेक दैट मशीन वर्केबल, और
हमने पाया कि इसकी जब ये मशीन पुरानी हो जाएगी तो उसकी कुछ भी रेजिडुअल वैल्यू नहीं रहेगी, मतलब वो जब पुरानी हो जाएगी तो उसको कोई भी स्क्रैप में नहीं लेगा। और हमने देखा कि 5 ईयर्स की वैल्यू है, और जब डिवाइड करा हमने तो हमने पाया कि हर साल अगर हम 20,000 रुपये इस मशीन की वैल्यू में से लेस करेंगे तो 5 साल तक हमें 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। तो ये डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में यूज़ होता है। और अगर हम इसे रेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसका भी फॉर्मूला आप देख सकते हैं, डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ असेट्स इंटू 100। तो ऐसे करने से हमें इसका रेट मालूम चल जाएगा। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है अगर रिटन डाउन वैल्यू मेथड होती है। तो उसका भी फॉर्मूला है, हालांकि वो आपको याद नहीं करना है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में सिंपल रेट आएगी, लेकिन फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए। और उसका फॉर्मूला इस प्रकार है, 1 माइनस एन। एन क्या है? एन है यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, अंडर रूट एस अपॉन सी की स्क्रैप वैल्यू आफ्टर द पीरियड, आफ्टर द यूजफुल लाइफ अपॉन रिटन डाउन वैल्यू की। हर साल आपको करना होगा, लेकिन आपको याद नहीं करना है ये सब। बुक्स में क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होगा रिटन डाउन वैल्यू के केस में, तो आप सिर्फ आपको रेट यूज करनी है और उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस के बारे में जानेंगे, डिफरेंट अकाउंट्स के बारे में जानेंगे, और एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको मैं दिखाऊंगा जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।